ट्राई सीरीज में तो हो गई थी मार्का लाहौर के अंदर, पहला पहला मैच आपस में। अब दूसरा है सेमीफाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और इस बार सिर्फ न्यूजीलैंड का सिर्फ काइल जेमिसन है, बाकी तो साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम है, मजबूत बहुमा के साथ। सिर्फ बहुमा था, बहुमा के साथ। आज किसको अब्बू बनाओगे? बहुमा को या सेंटनर को? सेंटनर को बना लो, बहुमा को बना लो, सेंटनर को बना लो, बहुमा को बना लो। फाइनल में दुआएं चलेंगी, कौन जीतेगा? इंडिया को हरा दो, इंडिया को हरा दो। अबे तुम लोग जिसको भी बनाओ बाहर पे जाओ तुम लोग। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और टॉस जीत के जो कि न्यूजीलैंड ने बैटिंग का फैसला किया है। और जिस चीज़ से मुझे जो समझ में आ रहा है उसका रीज़न ये है कि जो पहली इनिंग जो है, अभी जैसा आप ये पिच देख रहे हो, सेंटनर ने जिस तरीके से पिच का मुआयना किया, देख रहे थे, नज़र षानी की, तो उसमें मुझे थोड़ा वो ऐसा लग रहा है कि पहली इनिंग में थोड़ा स्पिनर को बेनिफिट मिलने वाला है। और इस वजह से साउथ अफ्रीका के इतना क्वालिटी स्पिनर है नहीं, तो जिसके कारण थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट फ़ायदा उठाने के लिए एक इम्पैक्टफुल इनिंग डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दूसरी जो इनिंग होगी उसमें स्पिनर्स का शायद थोड़ा सा कम रोल हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में ऐसे कैलिबर के 3 स्पिनर हैं न्यूजीलैंड के बाद जो टारगेट में फंसा सकते हैं साउथ अफ्रीका को। जो मुझे समझ में आया, जो मैंने आपको बताया। और पिच का आपको हवाला दे दूं, पहले तो हम वेदर पर नज़र कर लें ताकि समझाने में आसानी हो। वेदर जो अभी जो स्टार्ट होगा 2 बजे, तो कम से कम 24 या 23 चल रहा, 23 डिग्री है, जो कि बारिशें हुई हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। तो काफ़ी वेदर यानी 5 से 6 डिग्री गिरा है लाहौर का। और जिसके थ्रू पंजाब में जो बारिशें वगैरह जो हुई हैं, जो ठंडी हवाएं हैं ये, जिसके थ्रू सिंध में भी थोड़ा सा आया है, जिससे कराची के वेदर को भी थोड़ा फर्क पड़ा है। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ 4-5 दिन में अचानक से मौसम में तब्दीली आई है। दिन का जो है सिर्फ 2 या 3 डिग्री का फ़र्क आया है, गिरावट आई है। लेकिन जो नाइट का है ना, नाइट में अच्छा खासा यानी 10 से 13 डिग्री की गिरावट आई है। यानी 12 डिग्री यहाँ पे रात को आधी रात को चल रहा होता है वेदर। और वहाँ आपका इससे पहले चल रहा था 20, 21 या 19 इस तरीके से। तो इसी तरीके से लाहौर का ये फर्क पड़ेगा कि स्टार्ट तो 23 से हुआ है। जब इनिंग की इख्तिताम होगी, जब इनिंग ख़त्म होगी, तो अच्छी खासी 17-16 डिग्री तक जाएगी। यानी अच्छा खासा ड्यू फैक्टर के चांसेस हैं, और जिसमें साउथ अफ्रीका को बेनिफिट हो सकता है। उस कैलिबर के हिटर्स हैं, उस तरीके की बैटिंग लाइनअप है, उसका हम डिस्कशन करते हैं। पहले पिच पर आ जाए। अगर न्यूजीलैंड के पास सिनेरियो ये है पिच का कि कम से कम, क्योंकि देखो यहाँ पे 300 प्लस पहली इनिंग में मांगता है। एवरेज जो इनिंग है वो 300 प्लस है, यानी 310 से लेके 325 के दरमियान, या 330 भी आप कह सकते हो। और जो टारगेटिंग चेज में यहाँ पे जो पॉसिबल है वो 300 प्लस थोड़ा सा कटकटा सकता है। पिच थोड़ी सी ड्राई नज़र आ रही है, जिसके थ्रू स्पिनर को थोड़ा सा बेनिफिट है। और पावर प्ले में तो आपको शुरू के 4-5 ओवर आपको फास्ट बॉलर का मिलता ही मिलता है, उसमें भी 1-2 विकेट मिलती तो उसमें भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा न्यूजीलैंड का। और अगर 4-5 विकेट अगर स्पिनर तीनों मिल के निकाल लें तो उसमें भी बेनिफिट हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखो कि जिस तरीके से आपका जो टारगेटिंग जो चेजेबल है, क्योंकि इस टीम साउथ अफ्रीका के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 350 प्लस यानी 360 तक भी मतलब पॉसिबल है चेस का, पॉसिबल है चेस का। लेकिन आप पूरा यकीन से नहीं कह सकते। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जिस इस स्टैंड की जो टीम है, जिस मजबूती से जो बॉलिंग है ना न्यूजीलैंड की, उस मजबूती से थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका फंस सकता है। 330 या 310 में भी थोड़ा बहुत फंस सकता है।
और अगर 350 या 360 तक अगर कामयाब होता है न्यूजीलैंड, तो साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप फाइटिंग स्पिरिट यानी 50 या 60 का मार्जिन दे सकते हो, तो ये आपका देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पर अगर आप नज़र रखो, तो न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है, क्योंकि कॉनवे को तो बैठा दिया है फॉर्म ना होने की वजह से, तो कॉनवे की जगह पे रविंद्र और विलियम ओपनिंग करेंगे, वन डाउन विलियमसन, फिर आपका डारिल मिचेल, फिर टॉम लेथम, फिर उसके बाद गिलन फिलिप्स है, फिर माइकल ब्रेसवेल है, फिर मिचेल सेंटनर, फिर आपका काइल जेमिसन है, फिर आपका मैट हेनरी है, फिर उसके बाद विल रॉर्के। ये न्यूजीलैंड की लाइनअप हो गई। इस तरीके से साउथ अफ्रीका की लाइनअप देखो तो आपको रिकिल्टन नज़र आएगा, रिकिल्टन के साथ बौमा ओपनिंग करेंगे, वेंडर ड्यूसन है, मार्करम है, फिर हेनरिच क्लासन है, फिर डेविड मिलर है, फिर वेयान मुल्डर है, फिर आपका मार्को येंसन है, फिर इसके बाद आपका आ जाओ के केशव महाराज है, फिर अबाडा है, फिर लुंगिसानी एंगिडी है। तो ये साउथ अफ्रीका की लाइनअप हो गई। इसी तरीके से हम जो अभी जो बैटिंग चल रही है न्यूजीलैंड की, उसमें वीकनेस और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ, और इसी तरीके से साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का पहली इनिंग का, और इसी तरीके से दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड की बॉलिंग का हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो आप आ जाओ। न्यूजीलैंड की बैटिंग देखो पावर प्ले में थोड़ा फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि इतना बेनिफिट नहीं है। हल्का फुल्का अगर हिल जाए येंसन की या एंगिडी की, और रन से रोक सकते हैं, एक विकेट दे सकते हैं दोनों में से कोई। अदरवाइज पावर प्ले में 50-60 वाली इनिंग देना लाजमी, 70 वाली भी जा सकती है अगर रविंद्र फुल ऑन गैप में अच्छे शॉट को टैपिंग करते हुए मारे, और इस तरीके से विलियम थोड़ा होल्ड करके रन्स को रोटेशन रखे, यानी 80 से 90 की स्ट्राइक रेट से, डॉट बॉल कम हो, सिंगल्स ज़्यादा हो, तो उसमें अच्छी खासी कवरेज आपको मिल जाएगी। इसी जगह और दोनों रविंद्र का आप बोल सकते हो कि कम से कम 40-50 वाली इनिंग आ सकती है, सही है। अगर पावर प्ले तक अगर नहीं, पावर प्ले के बाद अगर फ़ौरन आउट हो जाता है, पावर प्ले से लेके अगर 12 या 13 ओवर तक अगर रुक जाता है, कम से कम आपको ये 100-120 वाली इनिंग भी दे सकता है। और इसी तरीके से विलियम का भी यही है, वो आपको केन विलियमसन क्या थोड़ी बहुत एंकरेबल यानी एंकर वाली थोड़ी इनिंग दे सकता है मिलके दोनों के साथ। अगर रविंद्र अगर जल्दी आउट हो जाता है, तो 80 या 90 के स्ट्राइक रेट से कम आपको 70-80 वाली इनिंग दे सकता है अगर ये रुक जाए, वरना अदरवाइज ये पावर प्ले में 30-40 का भी कॉन्टेंडर बन सकता है। पावर प्ले के अगर बाद भी अगर गिरता है, तो वही 40-50 वाला कॉन्टेंडर हो सकता है। इसी तरीके से विलियमसन का फॉर्म में थोड़ी सी गिरावट आई है, तो जिसके थ्रू थोड़ा सा फंस, जो स्पिनर जिसके कैलिबर का है महाराज और मार्करम पार्ट टाइम में, उसको तो ये टैकल कर जाएगा, सही है। महाराज मुश्किल से 45 या 50 वाले रन्स दे, और मुश्किल से एक विकेट में वो लेता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। और अगर मार्करम को अगर लगाते हैं, कोई पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही हो, उसमें शायद मार्करम एक विकेट दे सकता है, यानी दोनों मिलके 2 विकेटें मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिन का इतना अच्छा मुझे रोल नज़र नहीं आ रहा, और जिसके थ्रू विलियमसन और आपका लेथम हो गया, डारिल मिचेल हो गया, विलियम हो गया, इन चारों के बाद एक लग्जरी है कि 15 ओवर की, यानी महाराज की 10, मार्करम से आप 5 ओवर भी डलवा सकते हो। ये 15 ओवर की लग्जरी है, कम से कम जितने रन हो सकते हैं, यानी 90 या 100 का मार्जिन आप यहाँ से खींच सकते हो, पार्टनरशिप बिल्ड भी कर सकते हो। और विलियमसन अगर स्पिन को अच्छा टैकल कर गया और 30 ओवर तक ले गया, तो ये भी मुमकिन है कि 50-60 वाली या 70 वाली इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से आपका डारिल मिचेल थोड़ी सी अच्छी हिटिंग दे, 25 ओवर के बाद या 20 ओवर के बाद आगे 40 ओवर तक मैच ले जाता है, तो 70-80 वाली इनिंग। इसी तरीके से लेथम अगर आता है, वो इनिंग को बचा लेता है। अगर फर्स्ट करे विलियम और विलियमसन अगर नहीं रोक पाते, तो लेथम आपकी इनिंग को बिल्ड कर सकता है, वो एंकर दे सकता है, वो भी स्लाइड देता है, वो भी अच्छी खासी फॉर्म में चल रहा है, वो भी 50-60 वाली इनिंग दे सकता है। अगर जल्दी गिर जाएगी तो आपको 100 वाली इनिंग दे देगा, अगर मिड में दरमियान बैलेंस करके चल रहा हो तो 50-60 वाली भी दे सकता है आपको। इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाओ,
तो ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल और सेंटर आपकी हिटिंग दे सकते हैं तीनों मिलकर डेथ ओवर में। फिलिप्स आपको 50-60 वाली इनिंग दे सकता है 20-30 या 25 बॉलों पे तेज वाली, क्योंकि रबाडा एंगिडी हल्का फुल्का सिर्फ येंसन पिट सकता है और रबाडा खाली मेरे को बचाता हुआ नज़र आ रहा है डेथ ओवर में, जिसमें से ग्लेन फिलिप्स थोड़ी सी लग्जरी ले सकता है, ब्रेसवेल भी और सेंटनर भी। ब्रेसवेल और सेंटनर यानी 50-60 वाली दोनों मिलके इनिंग दे सकते हैं 40-35 बॉलों पे आखिरी में जो डेथ ओवर में जो रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से आपका साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में आपको मैंने जैसे बताया मिड में, और इसी तरीके से डेथ ओवर का आपको बताया रबाडा 1-2 विकेट लेके दे सकता है, एंगिडी भी 1 विकेट ले सकता है। अगर कहीं पार्टनरशिप बनी हुई हो, विकेट नहीं मिल रही हो, वहाँ पे जेंसन भी आपको 1 ना 1 विकेट दे सकता है। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में आ जाओ साउथ अफ्रीका की, क्या फ़ायदा हो सकता है बेनिफिट। मैं अब भी बोलूँगा 2 महीने भी पहले 3 महीने पहले भी बोलता हुआ आ रहा था, 2 महीने पहले भी बोलता हुआ आ रहा था, 1 महीने पहले भी बोलता हुआ आ रहा था, 1 महीने से लगातार बोलता हुआ आ रहा था। अब भी मैं यही बोलूँगा, बाउमा को चाहिए कि भाई मार्करम से ओपनिंग कराए रिकल्टन के साथ, खुद ना आए। मार्करम आपको अच्छी लग्जरी दे सकता है, क्योंकि जहाँ हवा में स्विंग हो रही होगी बॉल वहाँ रिकल्टन थोड़ा सा फंसता है, लेकिन मार्करम आपको एक अच्छी स्टाइल में लग्जरी आपको गैप में दे देगा। अगर रिकल्टन रुक जाता है तो मार्करम आपको थोड़े तेज रन कवर गैप में दे सकता है। तो वहाँ बाउमा का ज़रूरी है कि वो 1 डाउन आ जाए या 2 डाउन आ जाए। दूसरन को या 1 डाउन तो है, या तो उसको 2 डाउन कर ले, खुद 1 डाउन आ जाए। क्यों? क्योंकि पहले भी बोल रहा था, अब भी बोलूँगा, बाउमा से बेहतर एंकर इनिंग कोई नहीं देगा। अब मैं इस फर्स्ट करो मैं आपको बता देता हूँ, बाउमा आता है ओपनिंग में, रिकल्टन को थोड़ा फंस रहा होगा, लेकिन ऊपर से भी बाउमा भी विकेट फेंक के जाएगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि वजह ये है कि हल्की सी भी अगर बाउंस मिल रही हो, क्योंकि फ्लैट ट्रैक पिच है, हल्की सी भी अगर बाउंस मिल रही हो गैप में खेलने के चक्कर में, कहीं ना कहीं बाउमा कैच दे देता है फील्ड के अंदर, यानी पावर प्ले में। तो एक अगर ये इसकी विकेट गिरती है, मार्करम इतनी अच्छी एंकर इनिंग नहीं देगा जिस तरीके से बाउमा आपका दे सकता है। मार्करम थोड़ा सा आने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको, 2 डाउन अगर आता है थोड़ा सा सेट होने में, उसमें भी वो जल्दी फंस के विकेट भी दे देता है। तो एक तो आपको ऊपर बाउमा की विकेट का और मार्करम की विकेट गिरने का आपको नुकसान होगा। इसी तरीके से दूसरा आपको एक हद तक आपको इनिंग दे देगा, यानी 25-30 ओवर तक ले जाएगा, यानी अगर एक विकेट गिरती है पावर प्ले में जल्दी, या मुश्किल ब मुश्किल या तो 20 ओवर तक ले जाएगा, 50-60 वाली इनिंग दे देगा। अदरवाइज वो उस तरीके से एंकर नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब 50 रन हो जाते हैं और रोटेशन थोड़ी हो जाती है, रन उसके कवर हो जाते हैं, 100 या 90 की स्ट्राइक रेट से आ जाता है, तो फिर वो हिटिंग करने की कोशिश करता है। उसमें वो सबड़ नहीं है जो बाउमा के अंदर है इनिंग्स को चलाने का, तो वहाँ पर ये विकेट फेंक सकता है। और उसके नुकसान में ये होगा कि क्लासन के साथ कोई एंकर करने वाला कोई बचेगा नहीं इनिंग में खड़ा, और वो जो एंकर वाला जो बाउमा जो बेहतर समझा सकता है, उसमें क्लासन उस तरीके से इनिंग दे नहीं सकता। और क्लासन का ये मसला है, वो 70-80 वाली अगर आपको इनिंग देगा भी, तो कहीं ना कहीं के टारगेट से जब करीब लाएगा तो कहीं ना कहीं वो चोक करके जाएगा। वो ऐसे मोमेंट पे वो चौक करके जाएगा कि कहीं ना कहीं वो साउथ अफ्रीका अचानक से डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, विकेटें गिरना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक नुकसानदेह है साउथ अफ्रीका के लिए। और उसमें ये नुकसान होगा कि मिलर को थोड़ा लग्जरी नहीं मिलेगी, मिलर भी जल्दी जल्दी आउट हो सकता है। अगर वो खड़ा हो गया तो भी नीचे मोल्डर और आपका फिर येंसन खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मोल्डर में भी मैंने देखा कि डेथ ओवर तक जब करीब आता तो वो भी हिटिंग से लेता अच्छी, और कहीं ना कहीं वो भी विकेटें दे जा सकता है। येंसन का भी थोड़ा इशू है, अगर बॉल अच्छी फंस के आ रही हो, जैसे येंसन का थोड़ा इशू आ सकता है। वजह ये कि रॉड के काइल जेमिसन और मैट हेनरी, ये 3 बॉलर ऐसे हैं जो आराम से इसको मिड स्टंप पे यानी गुड लैंड के अंदर फंसा सकते हैं, आराम से इजीली कॉन्टेंडर है वो विकेट गिराने में, बोल्ड करने में, बीच का बेल्स उड़ा सकते हैं तीनों मिलके। वो उसमें ये होगा कि महाराष्ट्र फिर सपोर्टिव रह जाएगा, वो एक बैटर भी फंस जाएगा, तो फिर नीचे फिर आपका प्रेशर अलग बन जाएगा। रबाडा और वेंगिडी की 2 विकेटें रह जाएंगी, कहीं ना कहीं डर होगा कि भाई एक विकेट ना गिरे।
तो इसमें थोड़ा सा साउथ अफ्रीका फंस भी सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई ये जिस तरीके से बताया है साउथ अफ्रीका उसी तरीके से करे। उसका रीज़न ये है कि मैट हेनरी आपका और विल वॉर्क ये नई बॉल में थोड़ा सा आपको फंसाएंगे पावर प्ले में। बाउमा को चाहिए कि पावर प्ले में ना आए, पावर प्ले में ये फंसा सकते हैं दोनों। और अगर इनको टैकल कर भी जाता है, चलो फर्स्ट करे टैकल कर भी जाता है, नीचे आपका पावर प्ले के एंड में जेमिसन आ जाएगा, उसकी भी बॉल हिल्ली होती, वो अलग आपको खतरनाक फंसाएगा। ये देखना पड़ेगा। और मुश्किल बाउमा के लिए ये है कि भाई वो पावर प्ले में पूरा उस तरीके से कवर नहीं दे सकते इनिंग को, उसका खड़ा होना ज़रूरी है। वो अगर पावर प्ले तक खड़ा भी हो जाता है तो मुमकिन है 10 ओवर के बाद थोड़ा सा आपको 20-25 ओवर तक ले जा सकता है, लेकिन उस तरीके से कैपेसिटी नहीं रहेगी उसकी एंकर करने की। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग उसने ले ली होगी और जिसके थ्रू थोड़ा सा रेस्ट उसको मिला नहीं होगा, तो वो रेस्ट के थ्रू स्टेमिना थोड़ा सा उसने वहाँ पर जान लगा दी होगी, तो जिसके थ्रू थोड़ी सी थकावट के सामना आएगा। क्योंकि उसका जो बैक है थोड़ा मसला आता है, थकता है, तो कहीं ना कहीं पर वो विकेट दे जा सकता है। तो उस सूरत में भी आपका ये नुकसानदेह है, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरीके से स्पिन में अगर आप रोल देखो तो पावर पे लेके बाद सेंटनर और आपका ब्रेसवेल थोड़ा फंसा सकते हैं। मार्करम जो है वो ब्रेसवेल से थोड़ा हल्का फुल्का सेंटनर फंसा सकता है मार्करम को। दूसरे को आपका सेंटनर फंसा सकता है आर्म बॉल या ऑफ स्पिन पे एक स्लिप पे लगाएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप क्लासन को देखो, क्लासन आपको थोड़ा कवर दे सकता है, कवरेज दे सकता है। इसी तरीके से मिलर हल्का फुल्का आपका ग्लेन फिलिप्स या ब्रेसवेल पे हल्का फुल्का फंस सकता है। और इसी तरीके से अगर मुल्डर का अगर आप देखो, मुल्डर तो प्रॉपर खेल लेगा अगर जल्दी आ भी है। डेथ ओवर में वो हिटिंग में आपको थोड़ा सा चोक कर सकता है, एक दो बल्ले आपको छक्के दे दे आखिरी में, कहीं ना कहीं बाउंड्री में वो चोक दे सकता है। तो ये देखना होगा जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है। और आज की हम प्रेडिक्शन ले लेते हैं। न्यूजीलैंड अगर 350 या 360 रन बनाता है 100% चांसेस है। 330 या 310 बनाता है, सही है। और तकरीबन 80 से 70% चांसेस है न्यूजीलैंड के। और अगर 300 से नीचे बनाता है आप 50-50 भी बोल सकते हो, या साउथ अफ्रीका की 100% भी बोल सकते हो। और अगर साउथ अफ्रीका की प्रेडिक्शन में हक में देखें, साउथ अफ्रीका अगर 300 से नीचे यानी 370 या 250 तक अगर गिराता है तो 100% है। 300 तक तो आपका 70 to 50% आपकी फाइटिंग स्पीड दे सकता है। 330 310 में आपका कह सकते हो कि 60 या 50 आप कह सकते हो, या 40-50 भी आप कह सकते हो। और अगर 300 350 या 360 तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ है साउथ अफ्रीका का। तो यहीं तक आप देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।